दिवाली से पहले आज धनतेरस को लेकर बाजार में जबरदस्त चहल पहल देखी गई। सुबह से ही देश के ज्यादातर बड़े बाजारों में रौनक देखी गई, जिसका साइड इफेक्ट भयानक ट्रैफिक जैम के रूप में सामने आया। ये दिल्ली गुड़गांव टोल प्लाजा है। देखिए सड़क का क्या हाल है। रात 8 बजे ये यहाँ पर 6 किलोमीटर लंबा जाम है। कमोबेश गुड़गांव टोल प्लाजा से लेकर दिल्ली गुड़गांव फ्लाईओवर तक ट्रैफिक का यही हाल है। काफी देर से हम लोग इसमें लगे हुए हैं, बट हिल भी नहीं पा रहे हैं अपनी जगह से, और स्टक हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से स्टक है। धनतेरस की वजह से इतना जाम है पूरी दिल्ली में, और यहाँ टोल की वजह से जो कि कुछ कहा नहीं जा सकता। पिछले 2 घंटे से हम यहाँ खड़े हैं और खड़े खड़े परेशान हो चुके हैं। सिर्फ गुड़गांव टोल प्लाजा नहीं, पूरे दिल्ली एनसीआर की हालत ऐसी ही है। NH24 पर गाड़ियां चलने की बजाय रेंग रही हैं। अब नोएडा की तस्वीरें देखिए। नोएडा के सेक्टर 18 मार्केट में तो सुबह से ही इतनी भीड़ हो गई कि एक्सप्रेसवे सहित आसपास की सड़कों पर लंबा जाम लग गया। कमोबेश यही हाल दिल्ली के ज्यादातर मार्केट का रहा। लोग घंटों जाम में फंसे रहे। अब आपको देश के 3 दूसरे शहरों का हाल दिखाते हैं। गुड़गांव, सूरत और चंडीगढ़ में भी धनतेरस की खरीदारी के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी। पूरे भारत में धनतेरस के मौके पर बर्तन और आभूषण खरीदने की परंपरा है। धनतेरस के दिन धन और आरोग्य के लिए धन की देवी लक्ष्मी और भगवान कुबेर की पूजा होती है। कई जगहों पर भगवान धनवंतरी की भी पूजा होती है। मान्यता है कि इसी दिन समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें अमृत कलश लेकर धनवंतरी प्रकट हुई थी। इसी दिन को धन त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस और दिवाली पर ट्रैफिक जाम तो झेला जा सकता है, लेकिन दिल्ली की हवा झेलना अब मुश्किल हो गया है। आज सुबह सुबह दिल्ली स्मॉग की चादर में लिपटी हुई नजर आई। एयर क्वालिटी की स्थिति भयानक स्तर तक पहुंच गई है और लोगों का सांस लेना भी दूभर हो गया है। अभी हम आपको दिल्ली की 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर इंडिया गेट की है। स्मॉग ऐसा कि बड़े गौर से देखने पर ही इंडिया गेट नजर आएगा। धुंध के आगोश में इंडिया गेट इस कदर छुप गया है कि दिखना मुश्किल हो गया है। आर.के. पुरम और मंडी हाउस इलाके की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। तस्वीरें खुद ही बयां करने के लिए काफी है कि प्रदूषण की क्या स्थिति है। हवा की गुणवत्ता बदतर होने की वजह से लोगों को सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही है। जो विदेशी सैलानी दिल्ली घूमने आए हैं, उन्हें भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। धनतेरस का दिन होने की वजह से लोगों को घर से बाहर खरीदारी के लिए निकलना पड़ा, लेकिन हर कोई कह रहा है कि दिल्ली की स्थिति डराने वाली है। सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। पोल्यूशन एक साथ बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ब्रीदिंग में और मतलब आइज में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। तो अगर यही रहा तो बहुत ज्यादा आगे बहुत प्रॉब्लम होगी। आगे दिवाली भी है। पोल्यूशन है, इतनी वो हो रही है कि आदमी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है बहुत ज्यादा। मतलब आप भी निकली है बाजार में? हाँ निकले, अब क्या करें। मतलब लोग तो मास्क लगा के निकल रहे हैं। हम तो ऐसे ही आ गए, लेकिन बच्चे लोग को देखो कितनी दिक्कत हो रही है। बच्चे लोग को बहुत दिक्कत हो रही है। पॉल्यूशन तो बहुत कर रहा है, स्पेशली हम लोगों को जो ओल्ड एज पर्सन से, इनके लिए तो दिक्कत हो रहा है काफी। इसलिए आप बाहर आ रहे हैं, मार्केट करने, शॉपिंग करने आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, जरूरत है इसीलिए आ रहा हूँ। दिल्ली में प्रदूषण का क्या हाल रहा, उसे जरा आंकड़ों के हिसाब से समझ लेते हैं। दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में PM10 720 दर्ज हुआ, जबकि PM 2.5 329 आंका गया। आनंद विहार इलाके की स्थिति बदतर रही। यहाँ PM10 जहाँ 885 रहा, तो वहीं PM 2.5 325 रहा। दिल्ली के मंदिर मार्ग इलाके में PM10 652 और PM 2.5 320 दर्ज हुआ। पंजाबी बाग इलाके में यही आंकड़ा 611 और 263 मापा गया। पूसा रोड इलाके में PM10 748 दर्ज हुआ, जबकि PM 2.5 250 मापा गया। मदर डेयरी इलाके में PM10 जहां 580 रहा, वहीं PM 2.5 240 दर्ज किया गया। आर.के. पुरम इलाके में जहां PM10 617 रहा, तो वहीं PM 2.5 250 आंका गया। सुबह सुबह इंडिया न्यूज के रिपोर्टर मनोहर केसरी दिल्ली के मंडी हाउस इलाके में गए और जाना कि वहां स्मॉग का क्या हाल है। दिल्ली एनसीआर में अब मौसम और स्मॉग दोनों के दोहरे मार शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं, अभी मैं मंडी हाउस पर खड़ा हूं और यहाँ के हालात अब ये देखिए। जो विजिबिलिटी है वो तकरीबन 200 मीटर के आसपास है और लगातार स्मॉग और फॉग मिलकर के विजिबिलिटी काफी कम कर रहे हैं। लोगों की परेशानियां बढ़ गई है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आंखों में जलन हो रही है और ये दीपावली के बाद यही कमोबेश स्थिति रहने वाली है। कहीं और ज्यादा बदतर होगी। हालांकि रविवार को थोड़ा सा पॉल्यूशन लेवल कम हुआ था, लेकिन देर शाम होते होते ये लेवल और ज्यादा बढ़ चुका है।
दिल्ली में प्रदूषण पर सियासत भी खूब हो रही है। कांग्रेस कहती है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को प्रदूषण पर पॉलिसी बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी कहती है कि केंद्र दखल दे और पराली जलाने वाले राज्यों पर शिकंजा कसे, तो केंद्र कह रहा है कि हम हर कदम उठा रहे हैं और इस बीच पब्लिक प्रदूषण में जीने को मजबूर है। जो एटमॉस्फेयर है, वायु जो है वो बहुत ही खराब है, सांस लेना लोगों को मुश्किल हो रहा है। तो इसके लिए कुछ करना चाहिए, बल्कि पहले ही कर लेना चाहिए था। पर इस पे एक पॉलिसी बननी चाहिए अब दिल्ली में। कोई एक राज्य का मुद्दा नहीं है। यदि आज पंजाब और हरियाणा में पराली जलती है तो पूरी दिल्ली में जहरीली हवा हो जाती है। तमाम राज्यों को, राज्य सरकारों को बैठकर इसका हल निकालना पड़ेगा। पर्यावरण की रक्षा के लिए और वायु की जो गुणवत्ता है उसको बनाए रखने के लिए जितने मैक्सिमम प्रयास हो सकते हैं भारत सरकार की तरफ से वो सारे के सारे किए जा रहे हैं। दिल्ली में धूल और धुंध का अंधाधुंध कहर बरपा हुआ है। 2 हफ्ते से दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति खतरनाक लेवल पर पहुंच गई है। बचाव के नाम पर जो कोशिशें हो रही है वो नाकाफी दिख रही हैं। दिल्ली फायर सर्विस ने पेड़ों पर जमी धूल हटाने के लिए पानी का छिड़काव किया। हवा जब चलती है तो धूल उड़कर पत्तियों पर चिपक जाती है और अब पानी का छिड़काव कर धूल हटाई जा रही है। न सिर्फ दिल्ली बल्कि एनसीआर के शहरों में भी प्रदूषण ने जीना मुहाल कर रखा है। गाजियाबाद हो, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, नोएडा हो या फिर ग्रेटर नोएडा, दिल्ली के पड़ोसी शहर भी प्रदूषण की चपेट में हैं। इन शहरों में भी एयर क्वालिटी इतनी खराब है कि सांस लेना भी एक रिस्क के समान है। अब दिल्ली एनसीआर के एयर क्वालिटी इंडेक्स का आंकड़ा भी जान लीजिए। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 426 दर्ज हुआ और ये प्रदूषण के खतरनाक स्तर को दर्शाता है। फरीदाबाद में भी आबोहवा खतरनाक स्थिति में है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 421 दर्ज किया गया। गाजियाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 435 आंका गया, जो कि खतरनाक स्थिति है। नोएडा में भी स्थिति खतरनाक है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 दर्ज हुआ है। ग्रेटर नोएडा में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर को पार कर गया है। यहाँ AQI 425 मापा गया। गुड़गांव में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत खराब स्थिति में है। यहाँ AQI 325 दर्ज हुआ है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण के लिए पंजाब में जलने वाली पराली को जिम्मेदार ठहराया जाता है। ये सच भी है कि किसान अभी भी पराली जला रहे हैं, लेकिन पराली जलाने वालों को पंजाब के कपूरथला के किसानों से सीखना चाहिए। संत सींचेवालों ने पराली को जलाने की जगह उसकी कटाई करने का अभियान शुरू किया है। एक मशीन के जरिए पराली को काटा जा रहा है और इसे प्लांटों में भेज दिया जाता है। ये पूरा प्रोसेस महंगा जरूर है, लेकिन कम से कम इससे प्रदूषण का खतरा तो नहीं होता। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन ऑल आउट जारी है। गांदरबल में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यहाँ 1 से 2 आतंकियों के घिरे होने की खबर है। खुद को घिरा देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। इस ऑपरेशन में राष्ट्रीय राइफल के जवान शामिल है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पंचायत चुनाव को लेकर एक बार फिर लोगों को धमकाया है। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने डोडा में धमकी भरे पोस्टर लगाकर लोगों को पंचायती चुनाव से दूर रहने को कहा है। पोस्टरों में साफ लिखा है कि अगर लोगों ने पंचायत चुनाव में भाग लिया तो उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिले के कास्टीबाड़ा ब्लॉक के ढांडल और गुरमाल इलाके में पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों के बारे में खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सारे पोस्टर जब्त कर लिए। खबर है कि पुलिस ने 13 संदिग्धों को पूछताछ के लिए हिरासत में भी लिया है। पंच और सरपंच के 88 पदों के लिए 232 लोगों ने नामांकन किया है। INLD पर कब्जे को लेकर चौटाला परिवार में अब खुली जंग के आसार दिख रहे हैं। अपने बेटों को पार्टी से निकालने के खिलाफ अजय चौटाला ने खुद कमान संभाल ली है। हमारी तो इंडियन नेशनल लोकदल है। जो है वो इन सामने खड़े हुए लोगों की है। ना मेरे बाप की बात होती और ना किसी और के बाप की बात होती और ना किसी की बात होती बनने देंगे।
आईएनएलडी सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला को उनके बड़े बेटे अजय चौटाला की ये खुली चुनौती है। चौटाला ने अपने 2 पोतों सांसद दुष्यंत चौटाला और इंसो अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला को पार्टी से निकाला, तब अजय चौटाला तिहाड़ जेल में थे। आज पैरोल पर छूटते ही अजय चौटाला ने दिल्ली से दहाड़ लगाई और ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया। अधिकार मांगने से नहीं, हमें तो भाई जो सीख उन्होंने दी है, वो सारे साथी जींद अवश्य होना। अजय चौटाला के इस ऐलान के बाद इंडियन नेशनल लोकदल में दोफाड़ होना तय माना जा रहा है। और अब बात मध्य प्रदेश की। भोपाल की गोविंदपुरा सीट पर बीजेपी के लिए धर्म संकट की स्थिति पैदा हो गई है। गोविंदपुरा सीट में पूर्व सीएम और बीजेपी के दिग्गज नेता बाबूलाल गौर विधायक हैं और फिर से वो यहां से टिकट मांग रहे हैं। और खास बात यह है कि बाबूलाल गौर की बहू कृष्णा गौर ने भी इसी सीट पर दावेदारी पेश कर दी है। मैं ना निर्दलीय लड़ूंगा तो अब मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री क्या है भाई, बाबूलाल गौर एक बार। अब इससे ज्यादा और गारंटी क्या हो सकती? हमें संगठन पर भरोसा है, हमारे मुख्यमंत्री जी पर हमको भरोसा है और निश्चित रूप से जिस पार्टी में लगातार पिछले कई वर्षों से हम सेवा कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी सेवा को देखा है। इस दृष्टि से वो बहुत उचित निर्णय लेंगे, उन्होंने हमें भरोसा जताया। मध्य प्रदेश में बीजेपी को गोविंदपुरा समेत 53 सीटों पर प्रत्याशी घोषित करने बाकी है। पिछले दिनों पहली लिस्ट में 177 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान हुआ था। दूसरी लिस्ट को लेकर भोपाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अगुवाई में मंथन हुआ। सिवनी मालवा से सरताज सिंह के टिकट काटे जाने के कयास हैं और गोविंदपुरा सीट से ससुर बहू की दावेदारी को लेकर भी चर्चा हुई, लेकिन बीजेपी में कोई खुलकर बोलने को तैयार नहीं है कि दूसरी लिस्ट कब आएगी। सीट बची है वो भारतीय जनता पार्टी की योजना के अनुसार ही बची है। भारतीय जनता पार्टी की टीम ने सारा होमवर्क कर लिया है। राज्य की चुनाव समिति की अनुशंसा है, जब उचित समझेंगे तत्काल उस सीट को कभी भी डिक्लेयर कर दें। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार के आरोप में पार्टी के 4 सचिवों को हटा दिया है। ऐसे आरोप लगे थे कि राजस्थान चुनाव में टिकटों के लिए पैसों की वसूली की जा रही है और आरोपों के घेरे में कांग्रेस के सचिव स्तर के 4 पदाधिकारी थे। राहुल को जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने इन 4 को पद से हटा दिया। राहुल ने जिन 4 कांग्रेस सचिवों को पद से हटाया है उनमें विवेक बंसल, निजामुद्दीन, तरुण कुमार और देवेंद्र यादव के नाम हैं। राजस्थान में बीजेपी पीएम मोदी के चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कहीं वसुंधरा राजे के नाम पर एंटी इनकम्बेंसी का डर तो नहीं सता रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज पर तो लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन क्या राजस्थान का विधानसभा चुनाव भी मोदी जी के चेहरे पर लड़ेंगे? स्वाभाविक रूप से। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर के संकेत को समझिए। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी का डर सता रहा है। तभी तो वसुंधरा की जगह मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात ओम माथुर जैसे दिग्गज नेता कर रहे हैं। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर नहीं है। क्या लगता है आपको, राजस्थान परंपरा तोड़ेगा? क्योंकि राजस्थान में परंपरा रही है, एक बार इसकी सरकार, दूसरी बार दूसरे की सरकार। पहले तो मैं आपके इस विषय को ही तोड़ता हूं। मैं राजस्थान में 90 में भी हर साल सरकार बनी थी और दोबारा 93 में भी हमने सरकार बनाई थी। आप लोगों ने वायुमंडल बना रखा है कि परंपरा रही है, कोई परंपरा नहीं रही है। राजस्थान में चुनाव को 1 महीने ही बचे हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक एक भी लिस्ट जारी नहीं की है। उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए जयपुर के एक होटल में प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें सीएम वसुंधरा राजे समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। दरअसल राजस्थान बीजेपी की तरफ से पहले जो उम्मीदवारों का पैनल भेजा गया था उसे दिल्ली ने खारिज कर दिया, जिसके बाद नए सिरे से नाम पर मंथन चल रहा है। दिवाली के बाद 11 नवम्बर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें राजस्थान के प्रत्याशियों पर मुहर लगेगी। जयपुर में एक तरफ होटल के अंदर बीजेपी कोर कमेटी प्रत्याशियों के नाम पर मंथन कर रही है, तो बाहर टिकट के लिए टंटा चल रहा है। होटल के बाहर हंगामा बरपा है। हंगामा बीजेपी नेता कांता सोमवाल के समर्थकों ने बरपा रखा है। कांता सोमवाल जयपुर की बगरू सीट से दावेदारी पेश कर रही है।
बगरू से मौजूदा विधायक कैलाश वर्मा की जगह कांता को टिकट देने की मांग को लेकर उनके समर्थकों ने हल्ला बोल दिया। कांता के समर्थकों ने कैलाश भगाओ, बगरू बचाओ के नारे भी लगाए। 3 साल से पार्षद और 15 से नगरपालिका बगरू में, और मैंने 3 साल से धरातल पर बहुत मेहनत की है और आज सर्व समाज का समर्थन मेरे साथ है और सर्व समाज मेरे साथ है। मेरा समाज का बहुमत बहुत ज्यादा है, तो इस आधार पर मैं यहाँ पर अपनी दावेदारी पेश कर रही हूँ। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पर्चा भरा। सीहोर जिले की बुधनी सीट से एक बार फिर शिवराज ने नामांकन किया। नामांकन के दौरान उनकी पत्नी साधना सिंह भी मौजूद थी। नामांकन करने से पहले सीएम शिवराज सिंह अपने परिवार के साथ पैतृक गांव जैत पहुंचे। यहां उन्होंने कुलदेवी की पूजा की और जीत का आशीर्वाद मांगा। पर्चा दाखिल करने के बाद सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश के विकास का संकल्प लिया है और इससे पीछे नहीं हटेंगे। मध्य प्रदेश के निर्माण के संकल्प के साथ आज यह नामांकन भरा है। भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को केवल विकास और जन कल्याण के मुद्दे पर लड़ेगी। मीटू अभियान में फंसे दक्षिण भारतीय एक्टर अर्जुन सरजा पर शिकंजा कसता जा रहा है। बेंगलुरु के क्यूबन पार्क थाने में यौन उत्पीड़न के आरोपी अर्जुन पेश हुए। मलयाली एक्ट्रेस श्रुति हरिहरन ने अर्जुन पर यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करवाया है। इस सिलसिले में पुलिस ने अर्जुन से करीब 50 सवाल पूछे। अर्जुन ने दावा किया कि उनके खिलाफ लगे आरोप बेबुनियाद हैं। मीटू की आंच से गूगल भी झुलस रहा है। अमेरिका में गूगल के मुख्यालय के बाहर सैकड़ों कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। गूगल ने पिछले 2 साल से 48 कर्मचारियों को यौन उत्पीड़न के आरोप में नौकरी से निकालते वक्त एग्जिट पैकेज नहीं दिया था, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि यौन उत्पीड़न के आरोपी एंडी रूबिन को $90 मिलियन का एग्जिट पैकेज दिया गया। इसी से नाराज कर्मचारियों ने काम का बहिष्कार करते हुए प्रदर्शन किया। बिहार में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। अब सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से खपा कुशवाहा ने नीतीश पर तंज कसते हुए पूछा है कि आपकी डीएनए रिपोर्ट आई कि नहीं। आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम जानना चाहते हैं कैसे नीच हो गया उपेंद्र कुशवाहा, जब लव कुछ एक ही परिवार का दोनों है, तो बड़ा भाई ऊंचा और छोटा भाई नीचे कैसे हो गया, हम आपसे जानना चाहते हैं। आरएलएसपी सुप्रीमो और केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा का ये जवाब बिहार के सीएम नीतीश कुमार को है, जिन्होंने आरएलएसपी की सीटों के बारे में पूछे जाने पर कहा था कि हम इतने नीचे नहीं जा सकते। बिहार में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जेडीयू में सीट शेयरिंग की 50-50 के फॉर्मूले से नाराज कुशवाहा ने नीतीश को याद दिलाया कि पीएमओ ने जो बाल नाखून भेजे थे उसकी डीएनए रिपोर्ट आ गई क्या। हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसी और संदर्भ में कहा था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने अपने ऊपर लिया, काट कर नाखून काट कर दिल्ली भिजवाइए, हमारा डीएनए कैसा है इसकी रिपोर्ट हम वहां से बनवाना चाहते हैं। हम लोग तो आज भी इंतजार में हैं कि उस डीएनए की रिपोर्ट आए कि नहीं आए। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में बयानबाजी का जो दौर शुरू हुआ है उससे विपक्ष बेहद खुश दिख रहा है। विपक्ष का दावा है कि एनडीए में जिस तरह से भरोसे की कमी दिख रही है उससे एक दिन एनडीए बिखर जाएगा। नीतीश कुमार जी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच में जो बयानबाजी हो रही है उससे इतना तो क्लियर है कि एनडीए में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है, और ये मान के चलिए कि बिहार में एनडीए में बिखराव निश्चित है और ये जो भी पार्टियां एनडीए में शामिल हैं वो छिन्न भिन्न हो जाएंगे। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज का क्रेडिट लेने को लेकर ऐसा संग्राम छिड़ा कि आप विधायक अमानुल्लाह खां और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। धक्का मुक्की हुई, हंगामा हुआ और देखते ही देखते सीएम के सामने दंगल शुरू हो गया। तस्वीर देश की राजधानी की है, जहां सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन का क्रेडिट लेने की ऐसी होड़ मची कि देखते ही देखते हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा खड़ा हो गया। इस वीडियो में मंच पर खड़े हैं दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष और सांसद मनोज तिवारी। तभी आम आदमी पार्टी से विधायक अमानुल्लाह खान लोगों के बीच में से आकर मनोज तिवारी को धक्का मारते हैं। तस्वीरें रविवार की हैं, जब मनोज तिवारी अपने समर्थकों के साथ सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन में पहुंचे थे। मनोज तिवारी को जब मंच पर जगह नहीं मिली तो वो वहीं मंच के एक हिस्से पर खड़े हो गए। इसी दौरान अमानुल्लाह ने मनोज तिवारी को मंच से धक्का दे दिया।
उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी, मुझे वहीं गोली मारने की धमकी दी। और आप पूरा वीडियो देख लीजिए मैं किस प्रकार से वहां पे, जैसा अरविंद केजरीवाल की जो नीयत है नहीं बुलाने की, तो भी मैं चुपचाप वहां खड़ा हूं। मेरी शालीनता सबके समक्ष है। और ये अरविंद केजरीवाल का जो गुंडा अमानतुल्लाह खान जो उन्होंने रखा है, जब वो सांसद के ऊपर इस तरह से अटैक कर सकता है, बाकी लोगों के साथ क्या करता होगा। मनीष सिसोदिया ने ऑलरेडी ट्विटर पे दिया है, आप उठा के देख लीजिए। हाथापाई की नौबत आई क्यों, अब ये समझिए। दरअसल सिग्नेचर ब्रिज के उद्घाटन कार्यक्रम में मनोज तिवारी को नहीं बुलाया गया था। ऐसे में वो नाराजगी में बिना बुलाए ही कार्यक्रम में जा पहुंचे। जब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वो भड़क गए और हाथापाई पर उतर आए। जब उनको मालूम था कि मेरे जाने से माहौल खराब होगा और उन्होंने आते आप आने के बाद आपने बोर्ड फाड़े, होर्डिंग्स फाड़ी, हमारे 3 कार्यकर्ताओं को पीटा, काले झंडे दिखाए आपने, नारे लगाए, वहां आकर बदतमीजी की आपने, जबरदस्ती स्टेज पर चढ़ने की कोशिश की। तो अगर आपको आना था तो आप आते मेहमान की तरह, आपका स्वागत करते, लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है आने का। आने के बाद आप सीएम के ऊपर हमला करना चाहते थे, वो हमने रोका, सिर्फ मैंने वही रोका, बाकी तो कोई बात नहीं है। मनोज तिवारी ने इस घटना को लेकर दिल्ली पुलिस पर भी बदसलूकी के आरोप लगाए और अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी की मांग की है। शाहरुख खान की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस का लुंगी डांस तो आपने देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी भक्ति में झूमते किसी मंत्री का लुंगी डांस देखा है? तमिलनाडु के पलनीसामी सरकार के एक मंत्री का मंदिर में लुंगी डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो कोयम्बटूर के एक मंदिर में आयोजित कार्यक्रम का है, जिसमें पलनीसामी सरकार में मंत्री एसपी वेलुमणि जमकर डांस करते दिख रहे हैं। मंदिर में हो रहे कार्यक्रम के दौरान मंत्री एसपी वेलुमणि कुछ इस तरह भक्ति में डूब गए कि उनके कदम खुद ब खुद थिरकने लगे। जंगलों की अंधाधुंध कटाई का असर ये हो रहा है कि जानवर खाने की तलाश में रिहायशी इलाकों का रुख करने लगे हैं। ताजा मामला गुजरात के गांधीनगर का है, जहां विधानसभा में एक तेंदुए के घुसने से हड़कंप मच गया। हाई सिक्योरिटी जोन में ये तेंदुआ रात 2 बजे विधानसभा के गेट नंबर 7 से सीसीटीवी में भीतर जाता दिखा, जिसके बाद तेंदुए को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। वन विभाग और पुलिस महकमे के 100 लोगों की टीम को इस ऑपरेशन में लगाया गया। तेंदुए के विधानसभा में घुसने से यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन को स्थानीय लोगों ने पीट कर मार डाला। रविवार को इस बाघिन ने एक किसान पर हमला कर दिया था। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसी से गुस्साए गांव वालों ने बाघिन को घेर लिया और पीट कर मार डाला। आरोप है कि शिकायत के बावजूद वन विभाग हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। इससे पहले महाराष्ट्र में शुक्रवार को पिछले 2 साल में 13 इंसानों की जान ले चुकी बाघिन अवनी को भी मार दिया गया था, जिस पर बवाल मचा हुआ है। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी तो अवनी की नृशंस हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से अवनी को यवतमाल में निर्दयता से मारा गया, उससे वो बहुत दुखी है। यह कुछ नहीं बल्कि सीधा साधा आपराधिक मामला है। कई पक्षों के अनुरोध के बावजूद महाराष्ट्र के वन मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने अवनी को गोली मारने का आदेश दिया। वहीं महाराष्ट्र सरकार की ओर से सफाई देते हुए मंत्री सुधीर मुंगटीवार ने कहा कि बाघिन अवनी को पकड़ने की जब सारी कोशिशें विफल हो गई तो उसे मारने का आदेश दिया गया। कानपुर में जिला प्रशासन के उस समय हाथ पैर फूल गए जब 20 से ज्यादा किसानों की सैकड़ों फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ने की खबर फैली। ये किसान दिल्ली हावड़ा रूट पर बन रहे राष्ट्रीय रेल कॉरिडोर के लिए अधिग्रहित अपनी जमीन के बदले उचित मुआवजे और नौकरियों की मांग कर रहे थे। रेलवे के फ्रेट कॉरिडोर के लिए कानपुर के 65 गाँवों की जमीन को अधिग्रहित किया गया है। अधिग्रहण के समय हर परिवार के एक शख्स को रेलवे में नौकरी और सर्कल रेट से 4 गुना मुआवजा का वादा किया गया था। किसानों का आरोप है कि उस वादे को पूरा नहीं किया जा रहा। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर जारी है।
धर्मशाला में लगातार बर्फबारी हो रही है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछी नजर आ रही है। नवंबर में ही पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढक चुकी है। मनाली के रोहतांग में अब तक 150 सेंटीमीटर, मंडी में 90 सेंटीमीटर, लाहौल के कोकसर में 90 सेंटीमीटर बर्फबारी दर्ज की गई है। हिमाचल में लाहौल घाटी के लिए बस सेवा बंद हो गई है क्योंकि रोहतांग पास भारी बर्फबारी के चलते बंद हो चुका है। उत्तराखंड में भी लगातार मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सूबे के पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में तो चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। बीच बीच पे रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते पारा लगातार गिरता जा रहा है। हिमनगरी के नाम से मशहूर मनुस्वरी में बर्फबारी के बाद पर्यटकों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। मुंबई से सटे ठाणे के अंबरनाथ में एक केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से हड़कंप मच गया। जिस दौरान आग लगी तब फैक्ट्री में 13 मजदूर फंसे हुए थे। बाहर निकालने के दौरान उनमें से 4 झुलस गए। चारों को ठाणे के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये फैक्ट्री अंबरनाथ बदलापुर रेल ट्रैक से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे ने आग की भयावहता को देखते हुए तकरीबन आधे घंटे तक डाउन रूट को बंद कर दिया। इस दौरान 2 लोकल ट्रेन ट्रैक पर ही फंसी रही। दिल्ली से सटे नोएडा में बदमाश बेखौफ हो चले हैं। आज दिन दहाड़े बदमाशों ने नोएडा के सेक्टर 28 में एक स्कूल टीचर को अपना निशाना बनाया। बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर स्कूल के सामने ही महिला टीचर से हीरे की अंगूठी और सोने के कड़े लूट लिए। पुलिस मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश में जुटी है। राजस्थान में अवैध शराब के गोरख धंधे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। चूरू में पुलिस ने एक ट्रक से 1300 कार्टन अवैध शराब जब्त की है। जब्त की गई शराब की कीमत 15 लाख रुपए बताई जा रही है। हालांकि ट्रक का ड्राइवर और क्लीनर फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस पता लगाने में जुटी है कि शराब की एक खेप कहां से आ रही थी। आचार संहिता के बीच मध्य प्रदेश में कैश और गोल्ड मिलने का सिलसिला जारी है। ताजा मामला छतरपुर का है, जहां छापे के दौरान पुलिस ने एक कार से 2 किलो सोना जब्त किया है। सोने के साथ पुलिस ने एक युवक को भी गिरफ्तार किया है जो दिल्ली से सतना जा रहा था। मुरैना में भी एमपी राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 2 करोड़ के सोने और चांदी के गहने जब्त किए हैं। गहनों को साथ 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनके पास इन गहनों से संबंधित दस्तावेज नहीं थे, जिस पर पुलिस ने इन्हें जब्त कर लिया। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने अब अपैरल इंडस्ट्री में भी कदम रख दिया है। धनतेरस पर पतंजलि परिधान के पहले शोरूम का उद्घाटन खुद बाबा रामदेव ने किया। दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस में आयोजित उद्घाटन समारोह में बाबा रामदेव के साथ पहलवान सुशील कुमार और फिल्म निर्देशक मधुर भंडारकर भी मौजूद रहे। रामदेव के परिधानों को संस्कार, आस्था, ल्यू फिट 3 नामों से बेचा जाएगा। बाबा ने इस मौके पर पहलवान सुशील कुमार के लिए एक लंगोट भी दिखाई। उनका कहना है कि इसका इस्तेमाल से न सिर्फ हार्निया जैसी बीमारियों से बचा जा सकता है, बल्कि खेल के मैदान पर गंभीर चोट से बचना संभव है। निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर ने भी बाबा के ब्रांड का सूट पहनकर प्रचार किया। बाबा रामदेव ने बताया कि दिसंबर तक देश भर में करीब 25 नए स्टोर खोलने की तैयारी है। पतंजलि परिधान, स्वदेशी का स्वाभिमान, संस्कार पहनो, संस्कारी दिखो और आस्था मजबूत करो अपनी विरासत में, अपनी संस्कृति में, अपनी परंपराओं में और अपने लोगों को गौरव दो, उनको स्वाभिमान दो, उनको समृद्धि दो। अपैरल में, वस्त्रों में स्वदेशी का गौरव लोगों में पैदा करना। और एक आम इंसान, उसका चरित्र तो बहुत ऊंचाई होता है, उसका वस्त्र भी यदि ब्रांडेड होता है तो अपने आप में प्राइड फील करता है। तो नए लेपे दैला में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रफ्तार और विस्तार से खबरें जारी हैं। भारत ने रक्षा के क्षेत्र में एक नया इतिहास रच दिया है। भारत की पहली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी आईएनएस अरिहंत ने पहला गश्ती अभियान पूरा कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। अरिहंत ने दुश्मन देशों से मुकाबला करने के लिए भारत को और भी ताकतवर बना दिया है। आईएनएस अरिहंत की सफलता से भारत वायु, जल और थल तीनों से परमाणु हमला करने में सक्षम देशों की कतार में शामिल हो गया है। भारत के पास जमीन से लंबी दूरी के लक्ष्यों को निशाना बनाने वाली अग्नि मिसाइल काफी पहले से मौजूद थी। इसके अलावा न्यूक्लियर वॉरहेड ढो सकने में सक्षम फाइटर एयरक्राफ्ट भी थे। कमी केवल समुद्र से परमाणु हमले मोर्चे पर थी, जो अरिहंत के मिलने से पूरी हो गई है। पीएम मोदी ने अरिहंत को देश के लिए धनतेरस का तोहफा बताया है।
अरिहंत का अर्थ है दुश्मन को नष्ट करना। अरिहंत भारत के दुश्मनों के लिए, शांति के शत्रुओं के लिए एक खुली चेतावनी है कि वे भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस न करें। हिंद महासागर में अरिहंत नाम की पनडुब्बी की गश्त का मतलब यही है कि दुश्मन भारत की ओर बुरी नजर से देखा तो गश्त खाकर गिर पड़ेगा। 2016 से नौसेना में कमीशन अरिहंत ने अपनी पहली पेट्रोलिंग कामयाबी के साथ पूरी कर ली है। ये न्यूक्लियर पावर पनडुब्बी है जो परमाणु हमला करने के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। खास बात यह है कि इस तरह की पनडुब्बी अब तक सिर्फ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता वाले देशों ने ही बनाई है। भारत का नाम अब उस लीग में है जिसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस ही शामिल है। अरिहंत 112 मीटर लंबी पनडुब्बी है जिसमें अगर रसद हो तो इसे अनलिमिटेड रेंज तक इस्तेमाल किया जा सकता है। समंदर में सतह पर इसकी स्पीड 28 किलोमीटर प्रति घंटा और समंदर के अंदर 44 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये पनडुब्बी 1900 किलोमीटर रेंज वाली 12 मिसाइलों से लैस है। साथ ही इसमें 3500 किलोमीटर रेंज की K4 बैलिस्टिक मिसाइल भी है। अरिहंत से 533 mm की 6 टारपीडो एक बार में दागी जा सकती है। साथ ही ये पनडुब्बी क्रूज मिसाइलें दागने में भी सक्षम है। भारतीय नौसेना में अरिहंत की कामयाबी के बाद अब इसी क्लास की 3 और परमाणु पनडुब्बियों की तैयारियां हो रही है। अयोध्या में मुख्यमंत्री जिस तरह राम सीता का स्वागत करेंगे, उनका राज्याभिषेक करेंगे, उस जोड़ी के चयन के लिए बाकायदा ऑडिशन हुआ जिसमें राम सीता का किरदार निभाने के दावेदारों ने रैंप वॉक भी किया। तस्वीरें अयोध्या फैजाबाद की हैं। मुख्यमंत्री आने वाले हैं और उनके सामने पुष्पक विमान से राम सीता की जोड़ी भी पहुंचेगी। लेकिन वो जोड़ी कौन होगी, इसे लेकर फैजाबाद का जिला प्रशासन 2 दिनों तक माथापच्ची कर रहा था। एक बड़ा सा रैंप बनाया गया जिस पर 24 अलग अलग प्रतिभागियों को रैंप वॉक कराया गया। सामने किसी रियलिटी शो की तरह जज बैठे हुए थे। सबने अपने अपने नंबर दिए, फिर उसी के आधार पर एक जोड़ी को सेलेक्ट किया गया। ये जोड़ी कौन होगी इसे अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन जो भी जोड़ी होगी उसे फुल वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री उन्हीं की आरती उतारेंगे, उन्हीं का राज्याभिषेक करेंगे, विदेशी मेहमान उन्हीं के साथ दीपोत्सव करेंगे। अयोध्या में योगी सरकार इस बार भी भव्य दिवाली मनाने की तैयारी कर चुकी है। अयोध्या को दिवाली के दिन 3 लाख दियों से जगमग करने की योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योगी आदित्यनाथ खुद दिवाली मनाने आ रहे हैं, इसलिए अयोध्या को रंग व रोशनी से नहला दिया गया है। दक्षिण कोरिया की फर्स्ट लेडी इस बार खास मेहमान बनकर अयोध्या पहुंच रही हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दिवाली पर अयोध्या में भगवान राम की विशाल मूर्ति बनाने का ऐलान भी करने वाले हैं। चर्चा है कि भगवान राम की मूर्ति 151 मीटर ऊंची होगी। और सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी कुमार सोनू के पास जो इस वक्त अयोध्या में है। कुमार, आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? पीछे बड़ी जगमग जगमग सी रोशनी और जगमग जगमग सी अयोध्या दिखाई दे रही है हमें तो। देखिए दीपक, ये बिल्कुल मेरे पीछे आप ये देखें तो बड़ा ही खूबसूरत नजारा है और बिल्कुल एलईडी लाइट से जगमगा उठी है पूरी अयोध्या, क्योंकि कल यहां खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और कोरिया की पहली महिला होगी, प्रथम महिला होंगी जो यहां पर इस दिवाली की गवाह बनेंगी। 3 लाख दिए जलाए जाएंगे और सबसे बड़ी बात ये जैसा कहा जाता है कि जो राजकुमारी हो थी वो अयोध्या की थी और विवाह पश्चात वो कोरिया चली गई थी, तो लिहाजा कहीं ना कहीं कोरिया की जनता का भी अयोध्या से एक कनेक्शन है और कोरिया में भी रामलीला होती है। तो फिलहाल यहाँ पर एक आप देखें कि भव्य नजारा है, बहुत खूबसूरत लग रही है अयोध्या और 151 मीटर ऊंची भगवान राम की प्रतिमा लगाने की भी माना जा रहा है कि घोषणा कर सकते हैं अयोध्या में ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी दीपक जी। चलिए कुमार, आप देखिए वहां पर जायजा लीजिए, आप हमें पल पल की रिपोर्ट देते रहिए। कल का दिन राममय होगा, अयोध्यामय होगा और साथ ही साथ हम आपको दिखाएंगे क्योंकि परसों दीपावली है और दीपावली के दिन माना जाता है कि राजा राम जो है लंका को जीत
जीतकर वापस आए थे और उनका राज्याभिषेक हुआ था। और अब बात करते हैं एक और मंदिर की। सबरीमाला में भगवान अयप्पा का मंदिर आज 2 दिन की पूजा के लिए खुल गया। विशेष पूजा के लिए खुले सबरीमाला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। मंदिर के कपाट मंगलवार को विशेष पूजा के बाद बंद होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 से 50 साल की महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकने की सदियों पुरानी परंपरा को खत्म कर दिया था और सभी महिलाओं को प्रवेश करने की इजाजत दी थी। बीजेपी सहित कई हिंदू संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, जिसे देखते हुए पूरे इलाके में धारा 144 लागू है। सबरीमाला और आसपास के इलाकों में 2500 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। इनमें 20 सदस्यीय कमांडो टीम और 100 से ज्यादा महिला पुलिसकर्मी शामिल हैं। शाहरुख खान की आने वाली फिल्म जीरो को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। फिल्म के पोस्टर पर सिख समुदाय भड़क उठा है। जीरो के पोस्टर में शाहरुख खान ने कृपाल धारण की है। इसी को लेकर दिल्ली सिख संगठनों ने आपत्ति जाहिर की है। दिल्ली के राजौरी गार्डन से बीजेपी विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने नॉर्थ एवेन्यू थाने में शिकायत दी है कि सिखों की भावना को आहत करने का आरोप लगाते हुए शाहरुख खान पर कहा है कि फिल्म के डायरेक्टर पर केस दर्ज किया जाए। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी विज्ञापन चलाने से मना कर दिया है। कल अमेरिका में संसदीय चुनाव है, लेकिन CNN ने ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के चुनावी विज्ञापन को नस्लवादी करार देते हुए विज्ञापन प्रसारित करने से मना कर दिया। अमेरिका में 6 नवंबर को संसद की सभी 435 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। CNN के सर्वे में बताया गया है कि यूएस कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी को 226 और रिपब्लिकन पार्टी को 209 सीटें मिल सकती हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली का आज 30वां बर्थडे है। पूरे साल टीम इंडिया के लिए रिकॉर्ड्स का धमाल मचाने वाले कोहली फिलहाल क्रिकेट से दूर देहरादून में अनुष्का के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। Thank you so much for all your birthday wishes. It means a lot to me, and it's quite special to see so much love and so much adulation every year on my birthday.